हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में, जिसे नाभिक की बंधन ऊर्जा भी बोलते हैं। और इससे पहले हम कुछ टर्म्स या फिर जो चीज़ें आपके काम में आएंगी उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास के बारे में। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो मास है उसको हम किलोग्राम में नहीं, हम मेजर करते हैं एएमयू में। इसको या तो हम एएमयू लिखते हैं या फिर सिंपली हम यूज करते हैं यू। तो 1 एएमयू जो भी इंटरनेशनली जो ऐसा यूनिट है जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, तो उसकी डेफिनेशन 1 एएमयू की क्या होती है? कार्बन 12 एटम का द्रव्यमान उसके मास अपॉन 12, ये हमारा क्या होता है? 1 एएमयू। ठीक है। अब 1 एएमयू की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। लेकिन अगर 1 एएमयू इस मास के पास, अगर हम न्यूटन्स के आइंस्टाइन के फॉर्मूला जो कि इसको हम एनर्जी मास फॉर्मूला बोलते हैं उसको यूज करें तो 1 एएमयू इज इक्वल्स टू 1.16 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो इधर से अगर हम एनर्जी निकाले 1 पॉइंट इसको पुट करके, तो हमारे पास जो एनर्जी ई की वैल्यू आएगी वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ठीक है। जो हमारे पास एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी, और जैसा हम जानते हैं 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इतने मास के पास हमारे पास कितनी एनर्जी आ जाएगी? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे 1 एएमयू की वैल्यू है। 1 एएमयू इज इक्वल्स टू 191.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। तो अभी जो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में आप जितने भी मास की वैल्यू देखेंगे वो आपको केजी में नहीं मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी एएमयू में। और एएमयू में या फिर आप देखेंगे कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू 0.511 होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रोटॉन के लिए इसकी वैल्यू 938। न्यूट्रॉन, जैसे कि हम जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग सेम ही होता है मास, तो 938.28 MeV आपका होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होता है प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन का होता है आपका 939.57। तो आपको जब भी आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू दी होंगी मास वगैरह, मास की, द्रव्यमान की, तो वो सब इसी यूनिट में दी होंगी। और आपको सिंपली अगर एएमयू में दी हो तो और आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1 एएमयू इज इक्वल्स टू 931.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट होता है जैसे कि एटॉमिक मास क्या होगा? अगर किसी एटम का आपको मास निकालना है तो आप क्या करेंगे? उसके नाभिक, उसका न्यूक्लियस का मास जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो एटम का सारा 99% मास जो होता है वो उसके नाभिक में ही केंद्रित होता है, और इलेक्ट्रॉन बहुत नेग्लिजिबल होता है, आप उसको नेग्लिजिबल ट्रीट कर सकते हो। लेकिन एटॉमिक मास जो होता है आपका न्यूक्लियस प्लस जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो आपका क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास के लिए हम जो यूनिट का यूज करेंगे या तो आप उसको यू लिख सकते हैं, कई बुक में आपको एएमयू लिखने को मिलेगी, एटॉमिक मास यूनिट, और उसको एमईवी में उसकी डेफिनेशन हमने सीख ही ली है। तो हम बात करेंगे मास डिफेक्ट के बारे में। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस का मास, एक एटम का मास क्या होगा? उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जितना है, कि न्यूट्रॉन का मास ले लिया, प्रोटॉन का मास ले लिया, जितने न्यूट्रॉन है उतने, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है हमारे एटम में उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि एक्सपेक्टेड मास, कि हमने एक्सपेक्ट किया कि ये मास आता है, लेकिन ये देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंटली कि ये मास
जो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ने के बाद जो मास आता है, उस मास से क्या होता है, कम आता है। एक्सपेरिमेंटली जो इनके मास कैलकुलेट किए गए तो उससे कम आया, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम का मास जो प्रिडिक्टेड मास है वो कितना होता है, 2। लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो उसके वैल्यू आई 2.01411024, जो कि हमारा जो मास था, जो हमने प्रिडिक्ट किया था मास, उससे क्या है, ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, माइनस माइनस तो माइनस 0.0141 से। ठीक है, तो मास डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, जो आपका एक्चुअल मास है, जो आपका एक्सपेक्टेड मास है, माइनस जो आपका मास है जो आपने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है, और इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट। तो इसके बाद हम आते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी सिंपली जो ये मिसिंग मास है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। तो न्यूटन आइंस्टाइन के आप इक्वेशन से आप जानते हैं, एनर्जी मास इक्वेशन से, कि एनर्जी और मास एकदम सेम चीज होती है। तो उस ये जो हमारा मास डिफेक्ट आया है, ये किसमें इसके बराबर की एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिलीज होती है, या फिर इतनी इसके बराबर यही एनर्जी आप, जो ये एनर्जी आपको मिलेगी, वही क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, अगर हम सीधे शब्दों में बोले या फिर लेमन लैंग्वेज में बोले, तो बाइंडिंग एनर्जी होती है कि एनर्जी जो रिक्वायर है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, जो नाभिक के अंदर रहते हैं, उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। जो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बेसिकली उसकी बात हो रही है। तो न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए जो आपके एनर्जी चाहिए होती है, वो क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बांधने के लिए, जो न्यूक्लियस है उसको बांधे रखने के लिए, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि आप न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और आपको पता है जो आपके नाभिक है उसका साइज फर्मी ऑर्डर का रहता है, तो इतनी शॉर्ट रेंज में किसी को बांधने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, या फिर हम कह लें कि इन दोनों को अलग करने के लिए जितनी एनर्जी हमको चाहिए होगी, उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। तो इधर हम देख सकते हैं कि मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, तो एक न्यूक्लियाई हमने लिया है जिसके Z उसका एटॉमिक नंबर है, A इसका एटॉमिक मास है, और X को ही हमने न्यूक्लियाई लिया है। तो उसके लिए मास क्या होगा, मास डिफेक्ट क्या होगा, Z प्रोटॉन की नंबर क्या होता है, जितना भी Z का नंबर होता है वही प्रोटॉन का नंबर होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, प्लस हम करेंगे न्यूट्रॉन मास, न्यूट्रॉन के मास को, और ये मास आपको AMU में रखते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कितने नंबर होते हैं आपके एटॉमिक मास में से, अगर आप न्यूक्लियर का मास घटा दें, एटॉमिक मास में से अगर आप एटॉमिक मास में से अगर आप अपना एटॉमिक नंबर को बता देंगे, इतने नंबर ऑफ आपके न्यूट्रॉन रहते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, जितने न्यूट्रॉन है प्लस जितने आपके प्रोटॉन है उन सबको ऐड किया, और माइनस किया कितना, जो हमारा एक्चुअल मास निकल के आ रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रेडिक्टेड मास है, और जो एक्चुअल मास हमारा एक्सपेरिमेंट से निकल के आ रहा है, उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा मास डिफेक्ट आ गया। और बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, C² से। ठीक है, तो ऐसे करके आप किसी भी न्यूक्लियस के लिए उसकी क्या निकाल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें हाइड्रोजन के आइसोटॉप, जिसको आप ड्यूटेरियम बोलते हैं, 1H2, जिसमें एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहता है। हाइड्रोजन में आपको पता है एक न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन उसमें नहीं रहता है, और एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ड्यूटेरियम का मास आप निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन सिंपली क्या है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन ही तो जाता है। तो आप क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के मास में क्या कर देंगे, एक प्रोटॉन का मास जोड़ देंगे। तो एक्सपेक्टेड मास क्या जाएगा, मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन। ये आपका एक्सपेक्टेड मास किसका आ गया, ड्यूटेरियम का। तो हमने
हाइड्रोजन एटम का मास पुट किया तो वो कितना आया 1.07825 AMU एटॉमिक मास यूनिट प्लस न्यूट्रॉन का मास कितना है 1.0 ये AMU में है आपके 1.008665 ये आपका न्यूट्रॉन का मास हो गया। तो एक्सपेक्टेड मास इन दोनों का एडअप करके जो मास आया और जो मेजर्ड मास है ड्यूटेरियम क्या वो आपका आया 2.0144102 एटॉमिक मास यूनिट AMU में जो कि लेस देन है किससे कितना 0.002388। तो इसके तो जो न्यूट्रॉन है उसको ऐड करने के लिए जो हमारे एनर्जी चाहिए जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इन दोनों को बांधने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी होगी वो निकल के आई है हमारी इतनी मल्टीप्लाई बाय हमको एमईवी में निकालनी है। तो एमईवी निकालने एएमयू एमईवी बदलने के लिए हमने क्या किया 1931 से मल्टीप्लाई करके और ये निकाल लेंगे। और जो एक्सपेरिमेंटली जो एनर्जी आती है वो कितनी आई 2.224 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है और इसको एक्सपेरिमेंटली अगर हम प्रूव करके देखें तो इतनी एनर्जी का अगर हम उल्टा करके देखें कि ये बांधने के लिए चाहिए तो उन दोनों को अलग करने के लिए भी हमको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से और न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपके क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे। तो इतनी एनर्जी देने पर एक्सपेरिमेंटली जो एनर्जी कैलकुलेट की गई है कितनी एनर्जी चाहिए होती है एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में ड्यूटेरियम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करने के लिए तो वो सेम यही निकल के आई। तो इस तरह से हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस के लिए किसी भी न्यूक्लियाई के लिए। और आपके एग्जाम में इससे कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सो आपके ये एक क्वेश्चन गोइंग थ्रू योर बुक और उसके आपके बुक में क्वेश्चंस दिए होंगे कि कोर्स की जो बुक है न्यूक्लियस की उसमें आपको इस पे आपको बहुत नेट में क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे। सो थैंक यू।